लिए कुछ हमने योजना बताई थी, वो कुछ योजनाएं बेरोजगारी निवारण में भी काम आती हैं हमारी, जैसे मनरेगा हो गया, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हो गया, और बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो स्वरोजगार के लिए भी सरकार काम में लाती है। ठीक है ना। तो आज हम बेरोजगारी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बेरोजगारी को जानने से पहले कुछ बिंदुओं पर डिस्कस कर लेते हैं। इनके बारे में जानना हमारे लिए आवश्यक रहेगा। तो सब और एक चीज और, आपके सिलेबस में बेरोजगारी और बेरोजगारी के प्रकार के बारे में बात की गई है, और दूसरा बेरोजगारी के लिए सरकार ने क्या क्या योजना चलाई है उसके बारे में है आपके मेन सिलेबस में। तो सबसे पहले हम लोग जो चर्चा करते हैं, कुछ बिंदु हैं जिन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला बिंदु ये है, इनको समझने का प्रयास करिएगा और उसी से ही हम बेरोजगारी की परिभाषा बनाएंगे, एक सर्वमान्य परिभाषा बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कार्यकारी जनसंख्या क्या होती है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। कार्यकारी जनसंख्या के अंतर्गत तीन चीजें सम्मिलित की जाती हैं। पहली कि 15 से लेके 64 वर्ष तक की आयु जो वर्ग होगा, वो 15 से 64 के 15 वर्ष की आयु से 64 वर्ष तक की आयु का जो वर्ग होगा, वो कार्यकारी आयु वर्ग के अंतर्गत हम लोग सम्मिलित करते हैं। दूसरा, व्यक्ति जो है स्वस्थ होना चाहिए, और तीसरा, उसमें व्यक्ति के अंदर योग्यता और क्षमता होनी चाहिए। मतलब कार्यशील जनसंख्या वो होती है जो 15 से 64 वर्ष तक की आयु होती है, व्यक्ति स्वस्थ हो, और दूसरा उसके अंदर योग्यता और क्षमता होती है। तो वो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन कहलाती है, कार्यशील जनसंख्या। इसको आप समझते चलिएगा। वर्किंग पॉपुलेशन हमारी मतलब ऐसा आयु समूह जो 15 से 64 वर्ष तक का है, स्वस्थ है और योग्य है और क्षमतावान है, उसको हम जो है वर्किंग पॉपुलेशन, कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। अब आता है नेक्स्ट जो है शब्द है श्रम बल, मतलब लेबर फोर्स क्या होता है। तो लेबर फोर्स को हम जानेंगे। जो पहले जो तीन चीजें मैंने बताई हैं, जो है कार्यकारी जनसंख्या के संबंध में जो तीन चीजें मैंने बताई, 15 से 64 वर्ष का वो समूह जो होता है, और जो और सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। हाँ, काफी देर में कनेक्ट। हाँ, तो हम बात कर रहे थे लेबर फोर्स के बारे में, ठीक है ना। तो लेबर फोर्स का मतलब ये हो गया कि जो कार्यशील जनसंख्या है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, उसके साथ में एक चीज और हम लोग ऐड कर देंगे, चौथा बिंदु, कि उसमें कार्य करने की इच्छा भी होनी चाहिए। ठीक है ना। तो 15 से 64 वर्ष तक का तो वो होना ही चाहिए, साथ में उसके अंदर वो स्वस्थ भी होना चाहिए, योग्यता और क्षमता भी होनी चाहिए, और वो है कार्य करने की उसमें जो है इच्छा भी होनी चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब हम बात करते हैं कार्यबल की, वर्क फोर्स। हमने बात करी लेबर फोर्स के बारे में, अब हम बात कर रहे हैं वर्क फोर्स के बारे में। तो इसमें भी वही सारी चीजें आ जाएंगी जो लेबर फोर्स के अंतर्गत जो चार चीज हमने सम्मिलित की हैं, इसमें एक पांचवी चीज और ऐड हो जाएगी कि उसको रोजगार प्राप्त हो गया हो। मतलब वर्क फोर्स हमारा वो है जो 15 से 64 आयु वर्ग का है, और वो स्वस्थ है, वो कार्य करने की उसके अंदर योग्यता है, क्षमता है, और उसको रोजगार मिल गया हो। ठीक है ना। तो आप एक मोटा मोटा तीन चीजें परिभाषा समझिए। अब इसी से ही हम एक बेरोजगारी की एक सर्वमान्य परिभाषा बनाने की कोशिश करेंगे। एक चीज और आपने यहाँ पे गौर किया होगा कि जो लेबर फोर्स है, मान लीजिए कि भारत में लेबर फोर्स अगर हम माने तो 80 करोड़ के आसपास जनसंख्या एक एवरेज मान के हम चलते हैं कि वो लेबर फोर्स की हमारे यहाँ पे है। ठीक है ना। लेकिन लेबर फोर्स जो है काम भी करना चाह रहा है, उसके अंदर इच्छा भी है, योग्यता भी है, लेकिन उसके पास रोजगार नहीं। अगर हम लेबर फोर्स में से ही, और हम जो जिसको वर्क फोर्स है, जिसको हम हटा देंगे, कार्यबल को हटा देंगे, तो हमारी बेरोजगारों की संख्या आ जाएगी। मतलब ऐसे लोग जो कार्य करने के इच्छुक तो हैं, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिला है। ठीक है ना। तो वो लोग क्या कहेंगे, बेरोजगार कहलाएंगे। तो अब हम एक परिभाषा से बनाएंगे
कि 15 से 64 आयु वर्ग का ऐसा समूह जो स्वस्थ है और कार्य करने की योग्यता भी है उसके अंदर कार्य करने की क्षमता भी है और वो कार्य करने की है, लेकिन जो प्रचलित मजदूरी दर है या न्यूनतम मजदूरी दर है उस पर भी उसको रोजगार नहीं मिलता है, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? वो बेरोजगार कहलाएगा। ठीक है ना? तो एक बेरोजगारी की परिभाषा हम लोगों ने यहाँ बना ली। अब दोबारा इसको दोबारा समझने का इसको प्रयास करिएगा। 15 से 64 जो आयु वर्ग का ऐसा समूह जो मतलब जो जो स्वस्थ भी है, जिसके अंदर योग्यता भी है, जिसके अंदर क्षमता भी है और वो कार्य करने का भी इच्छुक है, लेकिन उसको जो वर्तमान में प्रचलित मजदूरी दर है या जो न्यूनतम मजदूरी दर है उस पर कार्य प्राप्त तो नहीं होता है, तो वो जो है बेरोजगार कहलाएगा। अब बेरोजगारी को हम और इसके अंदर आती है कि एक चीज हमने बात करी इसमें कि उसके अंदर इच्छा भी होनी चाहिए कार्य करने की। तो समाज में आपने कुछ लोग ऐसे देखे होंगे जो वास्तव में स्वस्थ भी हैं और एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वो क्षमता भी है, जैसे भिखारी हो गया, आपने देखा होगा भिखारी और साधु लोग जो हैं वो स्वस्थ भी हैं लेकिन उनके अंदर कार्य करने की इच्छा नहीं है। ठीक है ना? तो वो अब आगे बात करेंगे बेरोजगारी के प्रकारों पे। तो मेनली बेरोजगारी जो है काफी प्रकार है, अलग अलग प्रकार हैं। विकासशील देशों में जो है गरीबी अलग टाइप की गरीबी मिलती है, प्रकार मिलते हैं, और विकसित देशों में अलग तरह की मिलते हैं। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होती है। ऐच्छिक बेरोजगारी या स्वैच्छिक बेरोजगारी। तो जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि लोग जो उत्पादन कार्य करना ही ना चाहते हो, मतलब कोई भी काम नहीं करना चाहते या उनके अंदर रोजगार पाने की कोई इच्छा ही ना हो। इसका एक तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि उन लोगों के पास में किसी दूसरे सोर्स से पैसा आ रहा है या उनके पास ऐसी परिसंपत्ति है जो अपने आप में पैसा मतलब पैसा जनरेट कर रही है, या उनको ऐसा उनको पोषण के लिए या उनके ऐसी व्यवस्था उनके लिए हो जा रही है तो वो काम ही नहीं करना चाहते। जैसे अभी मैंने आपको बताया साधु हो गए। क्या हो गया सर? एक बार रिपीट कीजिए। हाँ, अभी हम बात कर रहे हैं ऐच्छिक, हाँ, ऐच्छिक बेरोजगारी या स्वैच्छिक बेरोजगारी। ठीक है ना? तो इसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जो कार्य ही ना करना चाहते हो या वो किसी प्रकार का उत्पादन ना करना चाह रहे हो। तीसरा उनको जो वर्तमान में प्रचलित जो मजदूरी दर है उस पर वो कार्य ना करना चाहते हो। तो ऐसे बेरोजगार जो होंगे उनको हम ऐच्छिक या स्वैच्छिक बेरोजगार कहेंगे। इसमें हम लोग जो है अगर रखना चाहें तो भिखारी को भी रख सकते हैं। कुछ भिखारी स्वस्थ भी होते हैं, योग्य भी होते हैं, लेकिन वो एक दूसरा साधन अपनाते हैं। एक हमें वो भी रख सकते हैं कि कोई व्यक्ति के पास ऐसी परिसंपत्तियां हैं जो ऑलरेडी जमीन जायदाद है उसके पास में और उसी से वो ब्याज का पैसा ले रहा है और उसी से ही वो अपना आजीविका चला रहा है। वो एक तरीके से मतलब सर्विस या कहिए कि रोजगार नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से रोजगार नहीं करना चाह रहा है, तो वो जो है ऐच्छिक या स्वैच्छिक बेरोजगार होगा। अब एक तरीके से ये देखेंगे जो ऐच्छिक बेरोजगारी है या स्वैच्छिक जो बेरोजगारी है वो समाज में अपने आप में कोई समस्या नहीं है, मतलब सरकार के लिए वो कोई समस्या पैदा नहीं कर रही, क्योंकि वो लोग जो है अपनी इच्छा से या स्वेच्छा से बेरोजगार है। अब एक चीज और यहाँ समझिए कि ये जो बेरोजगारी है, ऐच्छिक बेरोजगारी है, स्वैच्छिक बेरोजगारी है, वो अर्थव्यवस्था में एक बेरोजगारी के रूप में शामिल नहीं किया जाता है। इसको बेरोजगारी के रूप में शामिल नहीं किया जाता है। हाँ, नहीं आ रही है। नेटवर्क की प्रॉब्लम है आज काफी। वेट करिए अभी जरा। हाँ, अब आ रही है आवाज? यस सर, आ रही है आवाज। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? यस सर, यस सर, यस सर। नेटवर्क आज काफी कट हो रही है सर बीच बीच में से। हाँ, वो मैं समझ, इशू है काफी ज्यादा। चलिए हम आगे बात करते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी
जिसको खुली बेरोजगारी भी बोलते हैं। दूसरा टॉपिक, दूसरी बेरोजगारी के प्रकार पर हम विचार करेंगे, ऐच्छिक बेरोजगारी या उसको खुली बेरोजगारी भी कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि कोई व्यक्ति जो प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करने को तो तैयार है, मतलब व्यक्ति जो है 15 से 64 आयु वर्ग का भी है, स्वस्थ भी है और योग्य भी है, क्षमतावान भी है और वो कार्य करने का इच्छुक है, लेकिन उसको प्रचलित जो मजदूरी दर है उस पर रोजगार नहीं मिल रहा है या उसको कार्य नहीं मिल रहा है, तो उसको हम लोग जो है अनैच्छिक बेरोजगारी या खुली बेरोजगारी के तहत उसको हम लोग सम्मिलित करते हैं। ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट बेरोजगारी के प्रकार पर हम बात करेंगे, संरचनात्मक बेरोजगारी। ये संरचनात्मक बेरोजगारी मतलब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मेन ये जो होती है औद्योगिक क्षेत्र या ये हम ये कहें कि उत्पादन के जो हमारे क्षेत्र हैं उनके स्ट्रक्चर में या संरचना में परिवर्तन आने के कारण ऐसा होता है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर कोई उत्पादन इकाई है उसमें तकनीकी रूप से परिवर्तन हो जाए। पहली बात तो ये कि जो उत्पादन की जो इकाई है या जो औद्योगिक इकाई है उसमें टेक्नोलॉजी के स्तर पर इतना परिवर्तन हो जाए कि वहां पर जो वर्क फोर्स या जो लेबर कार्य कर रही है वो उस तकनीकी को अपना ही ना पाए, एक तरीके से वो तकनीकी उनके लिए एक नवीन हो और जो औद्योगिक इकाई है उनको निकालकर बाहर कर दे। तो ऐसी स्थिति में लोग क्या होंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। या ये कहें कि हम मांग, जो औद्योगिक इकाई है जो उत्पादन कर रही है तो उसके द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है उनकी मांग में परिवर्तन आ जाए। जैसे अगर हम बात करें कि भारत में बहुत सारी कंपनियां पहले स्कूटर बनाती थी, ठीक है ना, अब स्कूटर की डिमांड क्या हो गई, खत्म हो गया। अब उसकी जगह किसका प्रचलन आ गया, मोटरसाइकिल का प्रचलन आ गया, एक्टिवा का प्रचलन आ गया, या ये कहें फोर व्हीलर का प्रचलन आ गया। तो ऐसी स्थिति में जो लोगों जो स्कूटर के प्रोडक्शन से जुड़े हुए थे अब वो लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। तो मांग में परिवर्तन आ जाना या तकनीकी रूप से जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें परिवर्तन आने के कारण जो लोग जो है उस नवीन तकनीकी को नहीं अपना पाते हैं तो वो लोग क्या होते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं या संस्थान द्वारा उनको हटा दिया जाता है। तो ऐसी बेरोजगारी जो औद्योगिक क्षेत्र में संरचना में परिवर्तन के कारण आती है उसको संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। भारत में, क्योंकि भारत अभी एक विकासशील देश है और भारत में ज्यादातर नई टेक्नोलॉजी को, क्योंकि आप भी जानते हैं दो तरह के देश हैं, विकासशील देश हैं और विकसित देश हैं। तो विकसित देश में टेक्नोलॉजी का या प्रौद्योगिकी अपने एक नए इनोवेशन होते रहते हैं और भारत अभी उसी तकनीकी को अपनाता है। तो भारत एक संक्रमण के दौर से गुजर रहा। तो भारत में एक तरीके से हम ये कहें कि संरचनात्मक बेरोजगारी जो है एक समस्या भी है और ये एक दीर्घकालिक समस्या है भारत में। अब हम बात करते हैं अल्प बेरोजगारी की बात करते हैं। नेक्स्ट बेरोजगारी के प्रकार अल्प बेरोजगारी। तो इसके अंतर्गत जो श्रम बल के अंतर्गत आने वाला वह व्यक्ति जिसको अपनी योग्यता या क्षमता के अनुसार उसको कार्य नहीं मिल पाता है, ठीक है ना, तो वो जो है अल्प बेरोजगार व्यक्ति जो है वो व्यक्ति अल्प बेरोजगार कहा जाएगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति, एक छोटा सा एग्जांपल है, जनरल सामान्य एग्जांपल है कि किसी व्यक्ति ने बीटेक किया है और बीटेक करने के बाद में वो कोई ऐसा काम कर रहा है जो उसकी योग्यता और क्षमता के अनुरूप नहीं है। तो इसको हम एक जनरल वे में समझ सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल अपने संस्थान का ही लेकर हम लोग समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ काफी सारे बीटेक छात्र हैं, इस समय प्रशिक्षु के तौर पर हैं। तो अगर वो उसके बाद में अगर वो टीचिंग की जॉब में जाते हैं तो वो एक तरीके से उनके लिए अल्प बेरोजगारी की स्थिति है। वो इस वजह से क्योंकि जो उनकी योग्यता और क्षमता है, क्योंकि वो ऑलरेडी टेक्निकल की पढ़ाई पढ़ चुके हैं, बीटेक ग्रेजुएट है, तो लेकिन वो उनकी क्षमता और उनकी योग्यता के अनुसार टीचिंग की जॉब नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उनको एक अल्प बेरोजगार के रूप में माना जाएगा। या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एमबीए, जिसने एमबीए किया हो और वो जो है एक सेल्समैन की नौकरी करने लगे। तो काफी सारे समाज में ऐसे हमारे उदाहरण हैं कि जिनको व्यक्तियों को अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार उनको कार्य नहीं मिलता है, तो ऐसे व्यक्ति अल्प बेरोजगार की श्रेणी में आते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बेरोजगारी के प्रकार पर, घर्षण जनित बेरोजगारी, फ्रिक्शनल, एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट इसको बोलेंगे हम लोग। तो ऐसी बेरोजगारी जिसमें व्यक्ति जो है एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार में जाता है,
मतलब अगर कोई व्यक्ति एक संस्थान में नियोजित है और वो एक संस्थान को छोड़कर दूसरे संस्थान में जाता है, तो उसमें जो अंतराल जो उत्पन्न हो जाता है उसको घर्षित बेरोजगारी या घर्षित जनित बेरोजगारी कहते हैं। ये बेरोजगारी का प्रकार एक तरीके से अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा माना जाता है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, एक व्यक्ति जो एक रोजगार को छोड़कर अपने एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार में जाता है, तो रोजगार के बीच में एक रोजगार को छोड़ने और दूसरे रोजगार को प्राप्त करने के बीच में जो अंतराल उत्पन्न हो जाता है, तो उसको हम लोग जो है घर्षित जनित बेरोजगारी कहते हैं। और ये बेरोजगारी जो है अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी मानी जाती है। ये कैसे मानी जाती है अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी? कि एक व्यक्ति जो जा रहा है तो किसी भी संस्थान में जाएगा, दूसरे संस्थान में जाएगा, तो वो या तो उच्च पद पर जाएगा या अपने एक अनुभव के साथ में जाएगा। ठीक है ना? जैसे आप लोग जो बीटेक ग्रेजुएट होंगे या जिन्होंने देखा होगा, वो किसी भी संस्थान को जब छोड़ते हैं तो किसी संस्थान में उसको अच्छा पैकेज मिलता है तब लेते हैं, या एक संस्थान में उनको कार्य करते काफी समय अनुभव हो गया है तो और जो अपने अनुभव को बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरे संस्थान में जाते हैं। तो जिससे क्या होता है कि एक जो संस्थान जो छोड़ के गए हैं, दूसरा संस्थान जिसमें जाके वो ज्वाइन करेंगे तो वहां उनके कार्यों का अनुभव मिलेगा, तो जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को लाभ मिलता है। तो एक तरीके से घर्षण जनित जो बेरोजगारी है वो अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक मानी जाती है। अब हम बात करते हैं चक्रीय बेरोजगारी, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट की। ये बेरोजगारी जो है बेसिकली जैसे मैंने भी बताया, घर्षण जनित बेरोजगारी और चक्रीय बेरोजगारी जो है वो विकसित देशों में पाई जाती है, डेवलपमेंट जो देश है उनमें पाई जाती है। चक्रीय बेरोजगारी जो है एक ये हम कह सकते हैं कि जो पूंजीवादी जो कैपिटल हमारी जो इकोनॉमी है, कैपिटल पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उसकी देन है। क्योंकि पूंजीवाद में के 4 चरण होते हैं। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, वो डेली न्यूज़पेपर में आ रहा है कि मंदी आने वाली है, रिसेशन आने वाला है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में 4 चीजें होती है। पहले मंदी आती है, मंदी के बाद सरकार जो है कुछ सुधार करती है, सुधार करेगी, और वो दोनों ही सुधार होते हैं, राजकोषीय सुधार भी होते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चरल भी सुधार होते हैं। तो उस सुधार से क्या होगा, जो मांग होती है उसमें तेजी आएगी। अब मांग में जब तेजी आएगी तो बूम आएगा, और बूम के बाद फिर मंदी आएगी। तो एक ही सर्किट बना हुआ है, मंदी के बाद सरकार जो सुधार करेगी, सुधार के बाद तेजी आएगी, तेजी के बाद बूम आएगा, उसके बाद फिर मंदी आएगी। तो एक तरीके से ये सर्कल बना हुआ है। तो इस सर्कल के दौरान जो लोग बेरोजगार होते हैं, जैसे मंदी आ गई, अब मंदी में क्या होगा कि लोगों, जैसे अगर हम देखें अभी भारत में, अगर कोरोना वायरस के तहत जो 40 करोड़ के आसपास जो श्रमिक हैं वो बेरोजगार हो गए, एक तरीके से उनके पास में कोई रोजगार नहीं है। अगर ऐसी ही स्थिति जो कोरोना वायरस के खत्म होने के बाद में बनी रहेगी, अगर मंदी आ जाएगी, तो जो हमारे संस्थान है, जो औद्योगिक संस्थान है या जो सेवा संस्थान है, उनको अपने कर्मचारियों में छटनी करनी पड़ेगी। ठीक है ना? क्योंकि उनके पास इतने संसाधन नहीं होंगे या इतनी डिमांड नहीं होगी कि वो लोगों को उनका जो है जो पैसा, उनको राशि जो वेतन है उनको दे सकें। तो ये एक अल्पकालिक होता है अर्थव्यवस्था में। तो ऐसी बेरोजगारी जो अर्थव्यवस्था की तेजी और मंदी के कारण उत्पन्न होती है वो चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। अब आती है शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी से आप भली भांति परिचित हैं कि ऐसी बेरोजगारी को दोबारा रिपीट कर दीजिए। इसको हेलो सर, चक्रीय बेरोजगारी को दोबारा रिपीट कर दीजिए। चक्रीय बेरोजगारी मतलब ऐसी बेरोजगारी जो बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत तेजी और मंदी आने के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है ना, उसको हम लोग चक्रीय बेरोजगारी बोलते हैं। ये बेरोजगारी बेसिकली विकासशील देशों में आती है, और ये अर्थव्यवस्था जो हमारी होती है, एक तरीके से अर्थव्यवस्था 4 चीजों पर एक सर्किल के तौर पर काम करती है: मंदी, सुधार, तेजी और बूम। ठीक है ना? तो अगर हम इसको अभी के प्रेजेंट के एक एग्जांपल से समझें कि अभी आपने देखा होगा, अगर न्यूज़पेपर में चल रहा है कि मंदी आने वाली है, मंदी या 2008 की मंदी के अनुसार हम इसको समझते हैं। 2007-8 में मंदी आई, लोगों की रोजगार जो जॉब थी वो चली गई। उसके बाद सरकार ने क्या किया, सुधार के उपाय किए, और लोगों ऐसे सुधार के उपाय किए जिससे लोगों के पास जो है पैसा पहुंचे। लोगों को जब पैसा पहुंचा, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ी, तो जो प्रोडक्शन था उसको पूरा करने के लिए जो अन्य जो औद्योगिक संस्थान है उन्होंने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया। जब प्रोडक्शन वो बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या चाहिए आपको पास में, मैन पावर चाहिए। तो मैन पावर वापस आई, तो एक तरीके से जो बेरोजगार लोग थे उनको रोजगार मिल गया। तो एक
चक्र बना हुआ एक तरीके से, मंदी, उसके बाद सरकार सुधार के प्रयास करेगी, उसके बाद तेजी आएगी, उसके बाद मतलब उत्पादन इतना हो जाएगा, बूम आ जाएगा कि उत्पादन उस स्तर पर पहुंच जाएगा कि लोगों के पास जो है मतलब एक तरीके से एक्स्ट्रा हो जाएगा। लोगों को जरूरत, जितना जरूरत है लोग उतना लेंगे, लेकिन जब एक्स्ट्रा उत्पादन उसका हो जाएगा तो जो अर्थव्यवस्था होती है वो दोबारा एक तरीके से अपने प्रोडक्शन को कम करना शुरू करती है, तो बूम की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति जिसमें जो अर्थव्यवस्था की तेजी और मंदी के कारण उत्पन्न होती है वो चक्रीय बेरोजगारी होती है। अब हम बात करते हैं शिक्षित बेरोजगारी। इससे आप सभी लोग परिचित हैं और ये हर घर की और एक तरीके से भारत की सबसे बड़ी समस्या शिक्षित बेरोजगारी। और इसका मेन कारण ये है कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो दोषपूर्ण है, या ये कहें कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसके अंतर्गत ही दोष है, और वो जो हमारी औद्योगिक क्षेत्र हैं या हमारे जो सेवा क्षेत्र हैं वो उनकी मांगों को पूरा नहीं कर पाती, मतलब व्यवहारिक नहीं है। दूसरा, जो हमारे इस समय बीटेक ग्रेजुएट हैं या अन्य जो संस्थान हैं, हम ये कह सकते हैं एमबीए वगैरह, वो जो हमारे जो संस्थान हैं उनके अंदर इतनी तकनीकी कौशल नहीं है, या ये कहें कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर वो इतना वो तकनीकी कौशल जो है उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं कि इस समय जो तकनीकी क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनके अनुकूल वो जो है वो सोच सकें या उनके अनुकूल वो इनोवेशन कर सकें। तो ऐसे ये शिक्षित बेरोजगारी मेन तौर पर हम देखें तो तकनीकी जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसके दोष के कारण, और तकनीकी जो है उसमें कुशलता के कारण, तकनीकी कुशलता में कमी के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बेरोजगारी है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक तरीके से, इसका और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी भी जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी को हम लोग छिपी बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी भी बोलते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्रच्छन्न बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी भी बोलते हैं। इंग्लिश में उसको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। ये बेरोजगारी जो है इस समय भारत में भी एक काफी बड़ी समस्या है, और हम इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में आप लोगों ने देखा होगा कि एक परिवार है और जिसके पास में 1 बीघा या 2 बीघा जमीन है, और उस परिवार में 6, 7, 8 या 9 मेंबर हैं। तो सारे ज्यादातर मेंबर होते हैं वो 1 या 2 बीघा में ही जो वो लोग क्रॉप का प्रोडक्शन करेंगे उसी के अंतर्गत वो लोग काम करते हैं। लेकिन वास्तविकता वहां कितने लोगों की होती है? 2 या 3 लोगों की। लेकिन जो 4 या 5 लोग होते हैं वो एक्स्ट्रा वहां काम कर रहे होते हैं, जबकि उनकी वहां उनके रोजगार की या उनके कार्य की वहां जरूरत नहीं होती है। तो ऐसे व्यक्ति जो हमको ऊपर से तो कार्य में संलग्न नजर आते हैं, मतलब वो श्रम तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो सीमांत उत्पादकता है वो शून्य होती है। अगर हम उन 5 व्यक्तियों को हटा दें तो जो 3 व्यक्ति जो खेत में काम कर रहे हैं उन्हीं से काम चल जाएगा। तो ऐसी बेरोजगारी जो जिसमें श्रमिक हमको ऊपर से तो कार्य में संलग्न नजर आता है, लेकिन उसके द्वारा जो काम किया गया है या जो कार्य किया जा रहा है उसकी उत्पादकता जो क्या होती है? शून्य होती है। जो सीमांत उत्पादकता शून्य होती है उसको हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ये समस्या ये समस्या सबसे ज्यादा भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मिलती है, जहाँ एक परिवार जो है या जिसके 5 या 6 सदस्य हैं वो ज्यादातर खेती में लगे रहते हैं, और ऐसा लगता है कि हमको कि वो रोजगार है, रोजगार उनको मिला हुआ, लेकिन वो रोजगार नहीं, एक तरीके से प्रच्छन्न बेरोजगारी से वो लोग ग्रसित हैं। अब इसी से एक नेक्स्ट संबंधित है, एक मौसमी बेरोजगारी भी होती है। तो मौसमी बेरोजगारी को भी आप समझ सकते हैं, कृषि से संबंधित होती है। कृषि के दौरान हमारे यहाँ रबी, खरीफ और जायद की फसलें होती हैं। तो जो हमारे जो किसान भाई हैं, जो कृषक लोग हैं, वो मैक्सिमम 2 से 3 या 3 से 4 महीने, 5 महीने मैक्सिमम कृषि कार्य करते हैं, और उसके बाद में वो जो है बेरोजगार रहते हैं। तो ऐसी बेरोजगारी जो कृषि में मौसम के अनुसार होती है, और मौसम के अनुसार हमको लगता है जैसे रबी की फसल, गेहूं की फसल होगी तो उसमें वो संलग्न है और उसके बाद वो खाली बैठे हुए हैं। तो ऐसी बेरोजगारी जो मौसम के अनुसार होती है वो मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। अब हम बात कर लेते हैं बेरोजगारी के कुछ प्रभाव पे चर्चा कर लेते हैं। तो बेरोजगारी का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ेगा? जो है मानव संसाधन पे, क्योंकि मानव संसाधन किसी भी देश की एक तरीके से
बहुत बड़ी पूंजी होती है। कैपिटल, दो चीज कैपिटल के बारे में आपने समझा, पता होगा। पूंजी, एक मानव पूंजी, जो हमारा मानव संसाधन है, वो एक तरीके से बेकार है। और भारत को युवाओं का देश कहा जाता है, और इस समय भारत में जो युवा जो है, इस समय भारत की सबसे बड़ी शक्तियां हैं। तो भारत का जो मानव संसाधन है, वो अगर वो बेरोजगार बैठा है, उसके पास रोजगार ही नहीं है, तो उसकी जो क्षमता है, उसकी योग्यता है, वो एक तरीके से बेकार जा रही है, वो देश के काम नहीं आ रही है। दूसरा, बेरोजगारी के कारण गरीबी उत्पन्न होती है। जैसे कि हमने पहले भी टॉपिक में बताया कि बेरोजगारी और गरीबी जो है आपस में इंटरलिंक है। अगर किसी के पास प्रॉपर तरीके से रोजगार नहीं है, तो अगर वो रोजगार नहीं करना चाह रहा है, उसके बाद अदर सोर्स है, तो अलग बात है। लेकिन अगर किसी के पास योग्यता है, क्षमता है, और वो कार्य भी करना चाह रहा है, लेकिन उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए एक बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अगर बेरोजगारी भी एक सामाजिक समस्या को भी जन्म देती है। अगर सामाजिक समस्या को हम देखते हैं कि जो लोग आज के समय में हमने देखा होगा कि बहुत से युवा जो ऐसे भी हैं जो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, बीटेक हैं, और उस समय देखा होगा कि आपने आतंकी संगठन के बहकावे में आ जाते हैं, या ऐसी जो है संगठित अपराध या ऐसी सामाजिक गतिविधियों में संलग्न हो जाते हैं जो समाज के लिए एक तरीके से खतरा उत्पन्न होती है। तो वो सामाजिक समस्या, बेरोजगारी जो सामाजिक समस्याओं को भी उत्पन्न करती है। दूसरा, जो बेरोजगारी है, वो श्रमिकों के शोषण को भी बढ़ावा देती है। वो कैसे देती है कि एक बेरोजगार जिसको अपनी क्षमता, अपनी योग्यता के अनुसार उसको काम नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करता है कि वो किसी भी जो मजदूरी दर है उस पर काम करने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको रोजगार चाहिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए उसको पैसा चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ये जो है, वो लोगों के जो श्रमिक हैं, उनके जो मतलब उनका शोषण को भी बढ़ावा देती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जिसको रोजगार की आवश्यकता होती है, और या ये कहें एक ग्रुप है 5 या 10 लोगों का है, वो रोजगार करना चाहता है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो इससे कम दाम पर भी काम करने को तैयार होता है। कभी कभी आपने देखा होगा जो कंपनियां हैं, वो बीटेक और अन्य संस्थान के जो लोग हैं, उनको काफी कम दरों पर पैसा या कम जो है उनको वेतन पर रखती हैं स्टार्टिंग में एक तरीके से। तो वो क्या है, वो उनके जो श्रम है उसका भी शोषण है, और उनकी योग्यता और उनकी क्षमता का भी एक तरीके से वो शोषण करते हैं। अब हम बेरोजगारी और एक चीज और इसमें हम कर सकते हैं, जो बेरोजगारी है राजनीतिक अस्थिरता को भी बढ़ावा देती है। जिस देश में अगर राजनीतिक लोग जो है बेरोजगार, सबसे ज्यादा बेरोजगार होंगे, तो वो लोग जो एक तरीके से सरकार के लिए भी समस्या उत्पन्न करेंगे और राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा देंगे। अब हम देखेंगे कि बेरोजगारी को दूर करने के उपाय क्या हैं या सुझाव क्या हो सकते हैं। सरकार की योजनाओं के बारे में हम लोग डिस्कस बाद में करेंगे, लेकिन कुछ पॉइंट्स हम इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं कि सुझाव क्या क्या हो सकते हैं। क्योंकि बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या की वृद्धि होना। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था, तो भारत की जनसंख्या 1950 के आसपास में 33 करोड़ के आसपास थी। और अब जाके अगर 2019-20 का हम लोग डाटा देखें, अभी जनगणना नहीं हुई है, लेकिन एक जो डाटा निकल के आया वो 1 करोड़ 35 करोड़ के आसपास हम लोग 1 अरब 35 करोड़ के आसपास हम लोग पहुंच गए हैं। और संभावना ये भी व्यक्त की गई है कि 2025 तक हम लोग जो है चीन को पीछे छोड़ देंगे, और जो भारत जो है विश्व में नंबर 1 जनसंख्या के स्तर पर नंबर 1 हो जाएगा। तो जनसंख्या जो है और एक तरीके से बेरोजगारी की समस्या को भी उत्पन्न कर रही है। दूसरी, भारत में ऐसी सरकार द्वारा कोई ऐसी प्रॉपर रोजगार नीति नहीं बनाई गई है जिससे बेरोजगार जो लोग हैं उनको रोजगार मिल सके। तीसरा पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि भारत में जो औद्योगिकरण की दर है, जो उद्योग जो है, वो औद्योगिकरण की दर जो है इस तरीके से नहीं बढ़ी है कि वो जो बेरोजगार हैं, या ये करें या कि हमारे जो छात्र हैं जो अभी जो है ग्रेजुएट या पास आउट हो रहे हैं, उनको वो समायोजित कर सकें। मतलब जो औद्योगिक उत्पादन की दर है भारत में अभी काफी निम्न स्तर पर है। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें, तो ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी अधिकांश जनसंख्या जो है वो कृषि पर निर्भर है, और कृषि में भी जो है 2 तरह की बेरोजगारी की हमने चर्चा करी। एक प्रच्छन्न बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी की हमने चर्चा करी, और दूसरी मौसमी बेरोजगारी। तो कृषि क्षेत्र पर जनसंख्या जो है एक तरीके से काफी ज्यादा जनसंख्या हमारी कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है जिससे वहां पर एक क्षेत्रीय स्तर पर लघु कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके और लोगों को रोजगार मिल सके।
आगे हम बात करेंगे शिक्षा जो हमारी व्यवस्था है, इस समय शिक्षा व्यवस्था को व्यवहारिक बनाने की जरूरत है। शिक्षा व्यवस्था को उस स्तर पर हमें उस स्तर के अनुरूप ढालने की आवश्यकता है कि जो तकनीकी में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनके अनुसार शिक्षा को ढालने की आवश्यकता है, जिससे जो छात्र हैं उनका समायोजन जो है, जो औद्योगिक संस्थान है जो अपने अंदर एक तरीके से संरचनात्मक परिवर्तन करते हैं, उनके अनुरूप वो अपने आप को ढाल सके और उनका औद्योगिक संस्थानों में एक तरीके से रोजगार मिल सके और समायोजन हो सके। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या योजनाएं चलाई गई हैं। तो यहाँ पे हम दो प्रकार से बात करेंगे कि सरकार ने बेरोजगारी के लिए योजनाएं तो चलाई हैं, बेरोजगारी दूर करने के लिए योजनाएं तो सरकार द्वारा चलाई गई हैं, लेकिन सरकार द्वारा बेरोजगारी को दूर करने के लिए, या ये कहें कि जो हमारे जो युवा हैं उनको स्वरोजगार देने के लिए एक तरीके से स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शुरू किए गए, कौशल विकास प्रोग्राम भी शुरू किए गए हैं। तो सर आपने देखा होगा कि बहुत सारी हमारी जो आपने कभी कभी देखा होगा कि मथुरा में भी काफी सारी, एक आपने नाम सुना होगा NSDA, नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी है। तो इनका काम क्या है कि ऐसे इनका जो है, इनका मेन उद्देश्य यही है कि युवाओं को ऐसे कौशल देना कि वो जो है या तो स्वयं उद्यमी बन सके या एक अपने लोकल एरिया पर ऐसे उद्यम स्थापित कर सकें जिससे वो अपने तो स्वरोजगार हो ही हो, साथ में अन्य लोग जो बेरोजगार हैं उनको भी रोजगार दे सकें। तो हम लोगों ने जैसे लास्ट क्लास में चर्चा करी थी, कुछ योजनाएं मैंने आपको बताई थी गरीबी में, और ये भी बताया था कि वो योजनाएं जो है हमारी बेरोजगारी में भी काम आएंगी, और मैंने आपको PDF भी जो है एक व्हाट्सएप पर उसका शेयर किया था। तो पहली योजना तो हमारी है मनरेगा योजना। मनरेगा योजना जो मैंने उस दिन आपको बताए हुए थे, उसका उद्देश्य ये था कि ग्रामीण क्षेत्र में एक परिवार है, प्रति परिवार को इसमें एक इकाई माना गया है, उसके एक युवा उसका एक व्यक्ति मतलब जो स्वस्थ है और जो कार्य करने का इच्छुक है उसको 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। ये भी मैंने बताया था कि 100 दिन का रोजगार क्यों रखा गया है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है और जो ग्रामीण जनसंख्या है वो अधिकांश जो है खेतों में रहती है। तो खेतों में काम करने के अलावा जो उनके पास जो समय बचेगा उसमें और मतलब जो काम बचेगा उसका उपयोग जो है वो जो मनरेगा के तहत रोजगार पाने में कर सकते हैं। भारत एक ऐसा पहला देश है जिसने रोजगार को एक गारंटी बनाया है, एक कानून बनाया है। अगर कोई व्यक्ति जिसको मनरेगा के तहत उसने अपने आप को रजिस्टर्ड किया है, मनरेगा के तहत उसने अपने जो है जिसके पास मनरेगा जॉब कार्ड है, अगर सरकार उसको 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराती है तो सरकार ऐसी स्थिति में उसको गुजारा भत्ता देने के लिए बात है। तो भारत ऐसा पहला देश है जिसने रोजगार को एक तरीके से कानूनी जामा पहनाया है। आगे हम बात करते हैं कुछ और योजनाओं की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहली योजना हम बात करेंगे इसमें राष्ट्रीय, अगर शहरी स्तर पर हम लोग बात करें तो हाँ शहरी स्तर पर हम बात करें तो सरकार द्वारा जो योजना चलाई गई है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, ये योजना सरकार द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना में चलाई गई थी, लेकिन 2016 में सरकार ने इसका नाम परिवर्तन कर दिया है, इसको दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हेलो सर आप इसका नाम मुझे बताइए। तो 2016 में इसका नाम जो परिवर्तन किया गया है वो क्या रखा है? हाँ नाम जो है दीनदयाल अंत्योदय, हाँ दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। ओके सर। हाँ ठीक है ना। इसके अंतर्गत जो है सरकार आजीविका का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, लोगों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराना। इसके अंतर्गत सरकार क्या करती है कि कौशल विकास, जैसे मैंने आपको बताया कि योजना तो चलाई रही है, साथ में जो है युवा है उनको स्किल डेवलपमेंट का भी प्रोग्राम चला रही है। तो सरकार इसके तहत कौशल विकास, प्रशिक्षण और जो सूक्ष्म उद्योग है जो छोटे उद्योग हैं उनको सहायता सरकार इसके अंतर्गत उपलब्ध
कराती है, ठीक है ना। ऐसी सरकार ने ग्रामीण स्तर पर भी सरकार योजना शुरू करी थी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मतलब 2 योजना सरकार ने शुरू करी थी। शहरी क्षेत्र के अलग अलग योजना शुरू करी थी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग योजना शुरू करी थी। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये भी सरकार ने 2011 में इस योजना को शुरू किया था। और मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि सरकार द्वारा जो योजना शुरू की गई है, जो स्वरोजगार की जो योजना है, उनको सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया गया है। तो सरकार का यही उद्देश्य था कि जो स्वयं सहायता समूह, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं, वो लोग उनसे लोगों को जोड़ा जाए और स्वरोजगार के साधन उन लोगों को उपलब्ध कराए जाएं। तो 3 योजनाएं जहां मुख्य रूप से हम लोग चर्चा किए, मनरेगा को भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं, मनरेगा और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय शहरी में जो है शहरी राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, और भी कुछ योजना है प्रधानमंत्री, और भी उसमें नोट कर सकते हैं आप, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, और स्किल डेवलपमेंट के लिए इसमें आप नोट कर सकते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015। ठीक है, तो ये कुछ योजनाएं हैं। कुछ योजनाएं अगर आपको भी याद आए तो आप भी इसमें लिख सकते हैं। सरकार द्वारा समय समय पर योजनाएं चलाई जाती रहती हैं, तो उनको भी आप लोग जो है इसमें नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास इतना ही। अगर किसी को कोई समस्या हो तो वो जो है व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं।